हेलो गाइस। नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट्स जो आपकी क्वेरीज एंड डाउट रह गए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें स्ट्रे वैकेंट यानी कि राउंड 4 के बारे में आपकी क्वेरीज रह गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कह रहे थे कि सर हम राउंड 3 को पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, हम डायरेक्टली राउंड 4 में जाना चाह रहे हैं। बल्कि उनका बहुत बेटर रैंक भी है, पर वो ट्राई करें कि मैंने जो है राउंड 4 में जाना है, मेरे को पर्टिकुलर ब्रांच जो है वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो कि राउंड 4 में लास्ट ईयर वो ब्रांच गई, तो हर साल वो पॉसिबल थोड़ी ना होता है कि हर साल वो आपको मिल जाएगी। वो डिपेंड होता है, कोई कैंडिडेट जिसने राउंड 1 था या राउंड 2 था या राउंड 3 था, उसने वो सीट ली थी, फिर वो लीव करता है, वो लीव की हुई सीट जो होता है वो हमारे पास राउंड 4 में आती हैं। या किसी को लॉट होती है, वो ज्वाइन नहीं करता, तब वो 4 में चली जाती हैं। एंड जो स्ट्रे वैकेंट राउंड होता है, इसमें कोई गारंटी थोड़ी ना है कि आपको जो सीट चाहिए वो मिल ही जाएगी। एंड ये वो सीट होती है जो अगर आपको मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज आपके पास फिर इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद तो फिर क्या है, नेक्स्ट नीट पीजी है। एंड राउंड 4 को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या वहाँ पे पॉसिबल है क्या नहीं है, ये कोई भी नहीं जानता है। ये सारी की सारी हमारे यहाँ पे लक की गेम है। अगर आपका लक सही है एंड इस साल वो चीज़ आ जाती है तो उससे बेटर मिल जाती है, नहीं तो उससे बुरी भी मिल सकती है। तो इतना जान लो कि राउंड 4 में बहुत सारी लेफ्ट सीट्स होती हैं और एट द लास्ट मोमेंट पे होती हैं। कुछ सीट्स होती हैं जो देखने में आपको लगता है कि बेटर है, पर आपसे जो भी आपका रैंक है उससे भी कई कैंडिडेट्स हैं उनका बेटर रैंक है। अगर वो भी वो सेम ही तरीके से, अगर मान लो आपका 11 के आसपास आपका रैंक, आप सोच रहे हो कि मेरे को पर्टिकुलर ब्रांच जो XYZ कोई भी आपको मिल जाएगी। मान लो कोई और कैंडिडेट है जिसने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, 10 के है, किसी का भी बेटर रैंक है, या किसी कारण वजह से जो है वो पहले ज्वाइन नहीं कर पाया, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको वो सीट अलॉटेड होगी अगर उसने फिल की होगी। तो आपके हैंड में तो फिर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कुल मिला के बात है कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिसका भी बेटर रैंक होगा, जो उसने आपसे ज़्यादा है और उसने फिल किया, तो उसको वो अलॉट हो जाएगी। एंड यहाँ पे जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें भी आपका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ना ही आपका कोई कंट्रोल। तो इसलिए बेस्ट एडवाइस ये है कि आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, जो ब्रांचेस आपको चाहिए एक्चुअल में वो फिल कीजिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप सोचिए कि मेरे को अब राउंड 4 में जाना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पार्टिसिपेट ना किए, डायरेक्टली आप इसमें सोचोगे तो बाद में फिर मुश्किल ही होती है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई ब्रांच ही चाहिए तो सबसे पहले अपने बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट कॉलेज फिल कीजिए, फिर धीरे धीरे करके सबसे लास्ट में आपने वो डाल देना है जो पेरिफेरी में है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने चॉइस फिलिंग आपने कर लेनी है। बाकी अदर्स वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपने चॉइस फिलिंग करनी है, अब कैसे आप बेस्ट क्लिनिकल सीट ग्रैब कर सकते हो। बस आपके माइंड में एक चीज़ डायरेक्टली क्लियर हो जाए कि राउंड 3 में आपकी सेफ्टी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो आप राउंड 4 में जा सकते हो, पर राउंड 4 में कुछ नहीं मिला तब आपके पास कुछ राउंड 4 आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी का ही गेम है। तो अपना रिस्क कैलकुलेट कर लें और उसी हिसाब से पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कौन कैंडिडेट हमारे पास ट्रे में आएंगे? सभी कैंडिडेट आ सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ, जिनके पास कोई भी सीट उसने होल्ड करके नहीं रखी है। कोई भी राउंड है हमारे पास, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसने होल्ड नहीं की होनी चाहिए कोई भी सीट, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर राउंड 3 में किसी को सीट अलॉटेड होती है एंड वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो भी एलिजिबल नहीं होता है। इस लाइन को आप क्लियरली रीड कर लें यहाँ से। एंड जो स्टे राउंड होता है बिल्कुल सिमिलर चलता है, जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले होगी, उसके बाद जो स्टेट वाले अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, ये भी सीक्वेंस में ही चलता है। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट था कि सर हमें डिवार तो नहीं कर दिया जाएगा नीट पीजी से, मान लो स्टे वैकेंट में हमें सीट मिलती है, हम ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है अगर आप जो है रिपोर्ट नहीं करते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपकी सिक्योरिटी लॉस होगी। डिपार्टमेंट की जो लाइन थी वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है, पर डिपेंड करेगा MCC जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ करते रहे तो उसमें वो क्या बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिस के हिसाब से तो आप एलिजिबल हो। एंड बहुत सारे कैंडिडेट ने कोटा ही गलत सेलेक्ट कर लिया हुआ है, चाहे ऑल इंडिया कोटा है या DNB सेलेक्ट नहीं कर रहा है, कईयों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करा हुआ है। ठीक है, उन्हें प्राइवेट में सीट लेनी थी पर उन्होंने वो चीज़ें सेलेक्ट नहीं करी हैं। ठीक है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि MCC को जितनी ज़्यादा आप ईमेल कर सकते हो उतनी करो, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन रीसेट और अनलॉकिंग के रिगार्डिंग जितनी ज़्यादा आप ईमेल्स उनको करोगे तभी वो ओपन करेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग में ही ओपन होता है। एंड उसके बाद ही आप अपनी मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो। किसी को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है तो वो भी उसी में पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अपने ईमेल करोगे उतने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस MCC देता है और उतनी जल्दी उसको एक्टिवेट भी करता है। फिर आप जो भी कोटा ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लेना और उसको चॉइस फिलिंग कर लोगे। नेक्स्ट था कि जो चॉइस फिलिंग में है, जो आपको कॉलेज अलॉट हो गया वो हमें फिल करना, तो वो आपकी मर्जी होती है। करना हो तो करो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं होता कि आपको वो फिल करना ही है। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप लीव कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है, एंड जिन कैंडिडेट का रैंक बहुत ज़्यादा लो है तो उनको जो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट में ही सीट लेनी है तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें, तभी आपके चांसेस बनेंगे। एंड जो प्राइवेट में सीट लेने की सोच रहा है तो ठीक है, तो उन्हें तो मिनिमम करना है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी लॉस होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, वहाँ पे देख लेना।
एंड कुछ कैंडिडेट है उनका राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इनकी जो हेल्पलाइन होती है, आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, तो आपने उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके उनको पूछ सकते हो, ईमेल कीजिए कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, तभी वो इशू को जानेंगे कि कोई दिक्कत हो रही है, तभी वो मॉडिफाई करेंगे। एंड जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, सर क्या राउंड 3 में हम स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग बाद में होने वाली है। ऑल इंडिया कोटा की तो फर्स्ट होगी, उसके बाद जो स्टेट वाले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ज्वाइंट कैंडिडेट है, मान लो ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉटमेंट है, ठीक है, अलॉटमेंट हुई है किसी कैंडिडेट को पर वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रेशली अलॉटमेंट है, फ्रेश अलॉटमेंट, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं करता। एक कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, उसका डाटा तो स्टेट के पास चला जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट ऑल इंडिया में ज्वाइन कर चुका है, उसको स्टेट में सीट ना दी जाए। और जिसने अलॉटमेंट नहीं करी है, इसका डाटा स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि इसने ज्वाइन नहीं करा हुआ है। सिर्फ ओनली ज्वाइंट कैंडिडेट का ही डाटा शेयर होता है स्टेट के साथ। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं उनको स्टेट की काउंसलिंग से रिमूव कर दिया जाता है, और जो नहीं ज्वाइन होते हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उनको जो सीट मिलेगी उसमें वो ज्वाइन करेंगे। एंड उसी तरीके जो भी कैंडिडेट स्टेट में ज्वाइन कर जाएंगे उनका डाटा भी शेयर होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट कैंडिडेट है, अलॉटमेंट वाला अलग चीज़ है। अलॉटमेंट है आप मिली पर आपने कॉलेज में ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, अपने एडमिशन कंप्लीट नहीं करी, तो आप ज्वाइंट कैटेगरी में नहीं आओगे। पर अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को राउंड 4 में जाना है तब फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो राउंड 3 में ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा चाहे स्टेट है, तो उसको फर्दर जो राउंड है, फर्दर राउंड यानी कि राउंड 4 में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो वो ध्यान रख लें, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि स्टेट में अगर आपको सीट मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, ठीक है। तो जिसको सीट नहीं मिलती है वही फर्दर स्टे वैकेंट राउंड में जा सकता है। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। और अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, राउंड 3 से कोई अपग्रेडेशन नहीं होती है राउंड 4 में, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अपग्रेडेशन नॉट अलाउड, ये होती ही नहीं है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट आता है क्लियर वैकेंसी कितना बड़ा मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप कैसे एनालाइज करोगे, चाहे आप क्लियर है, वर्चुअल है, या हमारे पास न्यूली एडेड सीट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री टूल है, आप इसका यूज़ करके भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्लियर वैकेंसी है, कहाँ पे स्टेट वाइज। तो आप विजिट करेंगे इनकी ऑफिशियल साइट neetpgcounseling.h1. ठीक है, इसका लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप चेक कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू टू पोर्टल पे करना है, और यहाँ पे जो है 2025 का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, क्लियर वैकेंसी क्या है, मास्टर पोर्टल, न्यूली एडेड सीट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी खोल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आपने यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लो हिमाचल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑल इंडिया कौन सी सीट आप देखना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड, ऑल इंडिया कोटा लेना है, अगर पर्टिकुलर ब्रांच सेलेक्ट करनी तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कैटेगरी, ठीक है, ओपन कैटेगरी है तो ओपन, नो सब कैटेगरी तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अप्लाई फिल्टर पे आपने यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे रिजल्ट कि वर्चुअल वैकेंसीज कौन सी हैं, ठीक है, और कितनी है, कौन से ब्रांच में है, ये आपको सारा डाटा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। जो भी आपकी ओपन कैटेगरी है तो यहाँ पे इतनी सीट वर्चुअल में चली हुई हैं। सेकंड से इसी के साथ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा क्लियर वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, कौन सी ब्रांच यहाँ पे ब्लैंक है जो कि आपको डायरेक्टली अलॉटमेंट हो सकती है। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट पेज भी आप ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डाटा एनालाइज कर लेना ताकि आपको बेनिफिट रहे। आपको इतनी हेक्टिक PDF देखने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से अपना डाटा एंटर कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और सर्च करते रहिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।